अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं मैर अनवर और आज हफ्ते का दिन है। उम्मीद करते हैं छुट्टी का दिन है कुछ लोगों के लिए और कुछ लोग काम पे होंगे, तो ऑल द बेस्ट विशेस जो काम पे हैं उनको बहुत सारी आज की हम विशेस पेश करते हैं। साथ साथ आपका दिन बहुत अच्छा सा गुजरे। ऑन दैट नोट जी शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज़ के साथ। अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ डेवलपमेंट है जो कि कल हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं, जिसमें कहा गया जी कि जल्द अरबों डॉलर की सरमायाकारी निजकारी पर तवज्जो दी जा रही है। ठोस नताइज जनवरी में आना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत उम्मीद की जो किरण एक प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से आई है, यकीनन बहुत खुशाइंद है। क्योंकि जिस तरह के चैलेंजेस से पाकिस्तान गुजर रहा था, अवाम थोड़ी सी डिप्रेस्ड भी थी, लेकिन मेरे ख्याल से ये बातें जिस तरह हुई हैं, जिस तनाजुर में हुई हैं, यकीनन जो उसके साइंस हैं वो भी अब नुमायां होना शुरू हो गए हैं। साथ साथ उन्होंने कहा जी कि चाहते हैं 1000 अरबपति पैदा हो जाएं कि जो हुकूमत को टैक्स दें। ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है और ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो कि टैक्स चोरी करने की हमेशा कोशिश में मगन रहते हैं, कहीं ना कहीं से टैक्स बचा लिया जाए। तो मेरे ख्याल से टैक्स जो है ये हमें लाजिम होना चाहिए, लाजिम और मलजूम है कि हम टैक्स चोरी से जितना बचें, जितना दूर जा सके उतना जाएं, और ख़ास तौर पर जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो आवाम है वो टैक्स नेट में आए। इसमें हमारा ही फ़ायदा है, आपका ही फ़ायदा है। साथ साथ ये भी कहा जी कि हुकूमत निजकारी पर तेज़ी से काम कर रही है और निगरान प्राइम मिनिस्टर साहब का उन्होंने कल एड्रेस करते हुए एपेक्स कमेटी का इजलास था जिसमें आर्मी चीफ साहब ने भी शिरकत की। यकीनन बहुत अहम डेवलपमेंट्स। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस पूरी सिचुएशन में एक और डेवलपमेंट होती है जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। कुवैत से 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की मंजूरी, ये भी बहुत ज़बरदस्त खबर है जी। बहुत बड़ी रकम है, बहुत अच्छा अमाउंट है जिसका पाकिस्तान हमेशा से इंतजार कर रहा था कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पाकिस्तान में आना शुरू हों तो पाकिस्तान के जो मुआशी चैलेंजेस हैं वो बेहतर हो सकते हैं। इसको मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इमदाद सुमरो साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इमदाद साहब कैसे हैं? अब ठीक। इमदाद साहब, दो अच्छी खबरें। यकीनन जो यकीन दहानी कराई जा रही थी SIFC का क़याम, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब कुवैत से भी एक अच्छी खबर आती है जी कि 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की मंजूरी। किस तरह देखते हैं मौजूदा जो मुआशी चैलेंजेस हैं उसमें? देखें, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो तो बिल्कुल हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी मुल्क की इकानमी के लिए एक खुशाइंद बात है। जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और अगर कुवैत के ये पैसे मिल जाते हैं, इन्वेस्टमेंट हो जाती है, तो यकीनन एक ये पॉजिटिव साइन है। और जब ये मामला ट्रिकल डाउन होगा तो आवाम के लिए बेहतरी आएगी, जी उनकी लाइफ में बेहतरी आएगी, काफ़ी मामलात हमारे सीधे हो जाएंगे। दूसरा, आपने जो बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि हम चाहते हैं कि एक हज़ार जी अरबपति एक हों, हज़ार एक एक हज़ार अरबपति हों जी कि वो टैक्स दें। पाकिस्तान में ये एक बड़ा मसला है जी कि टैक्स बड़े पैमाने पे चोरी की जाती है। दूसरे जितने भी महज़ब ममालिक हैं, फर्स्ट वर्ल्ड के ममालिक जो हैं, वहाँ पर सबसे बड़ा जो जुर्म समझा जाता है वो वो टैक्स चोरी टैक्स है। की चोरी का समझा जाता है। डेफिनेटली आपने बड़ी अच्छी और बात की है जी। हमारे यहाँ टैक्स की चोरी को कारनामा समझा जाता है, बिल्कुल फ़ख्र से बताते हैं जी। फ़ख्र से बताते हैं। बिल्कुल। बड़े बड़े हमने तनख्वाहों पे, जी जी मुआवजे पे जी टैक्स एडवाइज़र रखे हुए हैं जो हमें ये रास्ता नहीं बताता है कि हमें सही तौर पे टैक्स देना है जी ताकि उससे हमारे टैक्स नेट में इजाफा हो। वो हमें रास्ता बताते हैं टैक्स की चोरी का, किस तरह बचा जा सकता है टैक्स से। कितना जी किस तरह टैक्स से बचा जाता है। और सबसे बड़ी जो अनफॉर्चुनेट बात है कि जो हमारे FBI के अफसरान हैं, जी वो जी एक मिनिस्टर साहब थे केयर टेकर, उनका बयान भी, शबर जैदी साहब थे गालबन, उनका बयान भी रिकॉर्ड पे है कि उन्होंने कहा था कि 80% जो FBI के अफसरान और मुलाजमीन हैं जी वो सुबह आते हैं, इस नीयत से आते हैं कि रुश्वत कैसी ली जाए और किस तरह उनको टैक्स से रास्ते बचने के दिखाए जाएं। बिल्कुल, आई रास्ते रिमेंबर ये दिखाए उनका जाएं। बयान था। जी जी तो जी जब FBI के अफसरान का मतमय नज़र ये होगा कि टैक्स कलेक्शन से ज़्यादा ये है कि किसी को टैक्स बचाने का रास्ता दिखाया जी जाए और अपनी जेबें भरी जाए, तो इस तरह मुल्क तरक्की नहीं करते। तो उस तरह FBI के इस तरह के जो अनासर हैं, इस तरह के जो अफसरान हैं, उनके ऊपर भी पक्की नज़र राइट रखनी राइट चाहिए, सही। उनकी पकड़ धकड़ होनी जी चाहिए, उनको बिल्कुल कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए कि ताकि वो ईमानदारी से जी जिस काम की वो तनख्वाह लेते हैं वो अपना काम करें। सही। एक और बात कि मुल्क की इकानमी फॉरेन इन्वेस्टमेंट से तो ठीक होगी, ख्वाहिशात भी बड़ी वज़ीर आज़म साहब की बड़ी बेहतरीन हैं कि 1000 अरबपति हो, लेकिन मुल्क में इस तरह के हालात पैदा करने चाहिए। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, जी बिजली की तरसील बग़ैर किसी तअत्तुल के कारखानों को मिले, कि जी हमारे जो इन्वेस्टर हैं जो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान के इन्वेस्टर बांग्लादेश जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें ताकि रोज़गार के मौके बढ़ें।
यहाँ के जो नौजवान हैं उनको रोज़गार के मौके बने सही बढ़ें। और जिस तरह ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है कि हमारे नौजवानों की एक रेस लगी हुई है कि जी, किसी भी तरीके से पाकिस्तान से बाहर निकले, जी जी उस रुझान की भी हौसला शिकनी हो। राइट। अच्छा, अब अगर बात करें हम जितना भी टैक्स कलेक्शन है, टैक्स नेट है, आपको नहीं लगता कि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बहुत बड़ा मसला रहा हमेशा से पाकिस्तान का? अगर हम ग्रे इकोनॉमी की बात करें या फिर उन लोगों की बात करें कि जो छोटे पैमाने पर बिजनेसेस चल रहे हैं, फर्ज करें ठेला वाला है या फिर कोई छोटी सी शॉप ओनर है, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, अब सस्टेनेबल बना रहे हैं एनवायरनमेंट को, अपने लिए भी सस्टेनेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये भी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त? बिल्कुल, इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, हर आदमी को टैक्स नेट में आना चाहिए, लेकिन हम तो ऑलरेडी हैं। जो आम आदमी है वो तो इनडायरेक्ट टैक्स तो देता है। जी जी। मिसाल के तौर पे मैं अपने घर से आया, रास्ते में मैंने कोई चीज़ खरीदी, उस पर साइड टैक्स उसमें से मैंने टैक्स बिल्कुल दे ऐसे ही, दिया। जी। मुझे जो सैलरी मिलती है अपने इदारे की तरफ से, वो तो एट सोर्स मेरी जो है वो कट जाती है। टैक्स के बाद मिलती है, जी ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि जो ठेले वाला है, जो छोटी सी केबिन या छोटा सा कारोबार करता है, जी। उससे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है जो बड़े बड़े कारखानेदार, बड़े बड़े सरमाएदार हैं, उनको टैक्स नेट में लाया जाए। फोर्सिबली, और यानी उन पे नज़र रखी जाए, जी बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए। और FBR पे सबसे ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए कि वो अपना काम सही तौर पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इमदाद साहब, पॉइंट वेल टेकन। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है आजकल, जिस तरह की दुनिया में सिचुएशन चल रही है, उसमें इमाम काबा की मुलाकात हुई है जी आर्मी चीफ साहब से, और पाकिस्तानी अवाम के लिए एक एजाज़ी बात है, ऐसा कहना था आर्मी चीफ साहब का। इमाम काबा साहब तशरीफ़ लाए, उनका हम शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए पाकिस्तान में, और फिर ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया का जो अहम किरदार रहा है पूरी सिचुएशन में। यकीनन इस खिते में बहुत सारी काविशें हैं, साथ साथ अगर बात की जाए डेवलपमेंट की, फिर उसके बाद जिस तरह इंटरनेशनल ग्लोबल सिनेरियो में अब सऊदी अरेबिया मुस्लिम वर्ल्ड की एक बहुत सेन आवाज़ बन के सामने आ रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? तो देखें, सऊदी अरब हमारे लिए बहुत से वजूहात की बुनियाद पे एक अहम मुल्क है। जी एक तो हमारा उनके साथ मजहबी रिश्ता है, बिल्कुल, हमारा सेंट्रल पॉइंट है, मक्का मदीना मुक़द्दस मकामात बेशक हमारे बेशक, उधर माशाल्लाह, हैं। जी जी उम्रा हज, मतलब वो पूरी जो जितने भी 57-58 कंट्रीज़ हैं जी इस्लामिक, जी उन सब की सेंट्रल पॉइंट है। जी जी बिल्कुल, और दूसरी जानिब हमारे हज़ारों नहीं लाखों लोग वहाँ पर करते हैं, काम करते हैं, रोज़ी रोज़गार, वो जी मज़दूर से लेकर जो टेक्नीशियन, डॉक्टर और टेक्नोक्रेट्स, बहुत से लोग वहाँ पर काम करते जी जी हैं, बिल्कुल कारोबार बिल्कुल, करते हैं, अपनी मुलाजमतें करते हैं, और वहाँ से वो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आता है। जी 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 इस हवाले से भी सऊदी अरब हमारे लिए एक अहमियत का हामिल है। उसके अलावा उसने हर मुश्किल वक्त पे पाकिस्तान का साथ हाथ दिया थामा है, है। नो डाउट नो और डाउट, इमाम काबा का यहाँ पर आना एक मुबारक बात है, जी और हमारी जो डिप्लोमेटिक की है कामयाबी है। जी डिप्लोमेसी की इस दुनिया में जिस तरह हमें तासुर दिया जाता है, हमारे जो मुखालफिन जो तासुर देते हैं कि पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार है, जी जी तो इससे इस तासुर की नफ़ी होती है। और बिल्कुल हमारे डिप्लोमेटिक टाइज़ हमारे दोस्त ममालिक के साथ साथ दूसरे ममालिक के साथ भी अच्छे होने चाहिए। मजमूई तौर पर सऊदी के जो इमाम काबा हैं उनका यहाँ पर आना हमारे लिए मुबारक भी है, राइट, और डिप्लोमेटिकली भी ये एक अच्छा साइन है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चूंकि आज वक्त थोड़ा सा कम है, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जितनी न्यूज़ स्टोरीज हम डिस्कस कर लें। एक कंट्रोवर्सी कल क्रिएट होती है छोटी सी पीपल्स पार्टी की जानिब से। जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया एक निजी टीवी चैनल को, फिर उसके बाद एक खबर आती है जी, प्रोफाइल तस्वीर तब्दील करके उन्होंने बीबी के साथ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तस्वीर लगा दी अपनी वालदा के साथ, और फिर उसके बाद ये खबर आती है जी दोनों दुबई रवाना हो गए हैं। पहले बिलावल साहब गए, फिर उसके बाद जरदारी साहब दुबई रवाना हो गए। तो कोई इख्तलाफ सामने आ रहा है पार्टी का, या कुछ आपसी इख्तलाफात हैं? कुछ बयानात में भी तजाद नज़र आया। जरदारी साहब ने कहा जी अभी ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। बुनियादी तौर पे जिस तरह ये समझा जाता है जी कि जरदारी साहब या जो पॉलिटिशियन इंटरव्यू देते हैं जी कि उसका मुखातिब आवाम होती है या वो आवाम को कुछ सुनाना चाहते हैं, सही, असल में उनका मुखातिब आवाम होता ही नहीं है। ये किसी और को मैसेज दिया जाता है, किसी और सर्कल से कोई फरमाइश आती है, उस फरमाइश की को पूरा करने के लिए वो बात कही जाती है कि हम आपकी बात मान रहे हैं। जी जी तो जरदारी साहब का मुखातिब आवाम नहीं था, उसका वोटर नहीं था, पाकिस्तान का आवाम नहीं था। ये मेरी ज़ाती राय है। राइट, उसका मुखातिब कोई और था। सही, और दूसरी जानब बिलावल जो अचानक दुबई चले गए, एक ऑब्वियस बात है, आपने गुज़श्ता 2-3 साल से एक हवा भरी हुई थी, हवा खड़ी की हुई थी कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बिलावल के साथ वाबस्ता है। 16 माह उसने बड़ी ज़बरदस्त की, जो वज़ीर ख़ारजा रहे,
اور پیپلز پارٹی کے دوست یہ باور کراتے تھے اپنی سوشل میڈیا اور ویسے بھی باور کراتے تھے کہ یہ بالکل اپنے نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی کاپی ہیں اور اتنے ہی ٹیلنٹڈ ہیں اور پاکستان کا مستقبل ہیں، وزیر اعظم بنا رہے ہیں. اتنی ہوا بھری گئی، اس کا ذہن سازی کی گئی بلاول زرداری صاحب کی. پھر اچانک ایک فرمائشی انٹرویو ہوتا ہے اور اس میں آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو ابھی امیچور ہیں اور وہ ان کو ابھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. اب مخالفین کیا کریں؟ مخالفین کو تو انہوں نے ایک بال بنا کے دیا ہے، یقیناً وہ اس پہ چھکا ماریں گے. صحیح بات ہے. آصف زرداری صاحب نے خود بلاول کی جو سیاسی اڑان ہے اس کو ختم کر دیا، ان کا کانفیڈنس ختم کر دیا اور ان کی قابلیت کے سامنے ایک بڑا سوالیہ نشان لگا دیا ہے کہ جب ان کی پارٹی کا سربراہ یہ ٹرپل پی 4P کی بات کر رہا ہے کہ بلاول کو میں ہی ٹکٹ دوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت کا اصل جو مرکز ہے وہ آصف زرداری صاحب خود ہے، یہ انہوں نے باور کرایا ہے. تو ان کی ناراضگی آبویس بنتی ہے، وہ چلے گئے. اب ڈیمیج کنٹرول کے طور پہ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، فیملی گیدرنگ ہے. اس کے بعد زرداری صاحب آصف زرداری صاحب باہر چلے گئے، اسے لگتا ہے کہ وہ ان کو منانے گئے ہیں. تو یہ ایک سیریس ان کے درمیان اختلاف اپیرنٹلی نظر آتے ہیں اور آصف زرداری نے کسی کو بھی خوش کرنے کے لیے کسی کی بھی خواہش پر یا اپنی مرضی کے طور پہ جو بھی بولا ہے اس نے بلاول کی سیاست اور پیپلز پارٹی کی سیاست کو نقصان پہنچایا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. صحیح. اچھا، چونکہ ایک بہت اہم اور نیوز ڈیولپمنٹ ہے، میں وہ بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا. اسٹاک مارکیٹ سے بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں امداد صاحب. ہم نے دیکھا لگاتار 50,000 پوائنٹس پہلے ٹچ کیا، پھر اس کے بعد 56,000 پوائنٹس ٹچ کر لینا، 57، 58 اور ماشاءاللہ اب 59,000 پوائنٹس جو ہے وہ کراس کر چکا ہے 100 انڈیکس. اور یقیناً جو پرومسز گورنمنٹ کی طرف سے کیے گئے تھے یا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیے گئے تھے کہ جو سرمایہ کاری ہے اسے بہتر بنایا جائے گا اور جو معاشی چیلنجز ہیں اس میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ثمرات سامنے آنا شروع ہو رہے ہیں یا اس کے افیکٹس ہم دیکھ پا رہے ہیں؟ بالکل سیدھی بات یہ ہے کہ میں آپ کا اسٹاف یا SPTV میں کام کرنے والا جو اسٹاف ہے یا جو ہمارے سے وابستہ لوگ ہیں، جو ہماری طرح سیلریڈ کلاس کے لوگ ہیں، ہم تب مطمئن ہوں گے جب وہ ثمرات ہم خود دیکھیں گے. جب ہم دیکھیں گے کہ آٹے کی قیمت، چینی کی قیمت کم ہو گئی ہے. میں جب مارکیٹ میں اپنے گھر کی سامان خریدنے جاتا ہوں تو جو چیز کل مجھے 10 روپے مل رہی تھی یا آج سے 2 سال پہلے مجھے 10 روپے مل رہی تھی، وہ آج 100 روپے کی مل رہی ہے. جب مہنگائی پہ کنٹرول نہیں ہوگا، عام آدمی کی جو زندگی ہے اس میں تبدیلی نہیں آئے گی، تب تک میں اس کے ثمرات کو کیسے میں کہہ سکتا ہوں؟ اچھا، یہ ٹھیک ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں اتنے پوائنٹس بڑھ گئے، یہ ایک اچھا سائن ہوتا ہے کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے. لیکن جب اسے اکانومی کے اثرات عام آدمی تک، مجھ تک، آپ تک، عام آدمی، غریب آدمی تک نہیں پہنچیں گے تو ہم صرف اس کو الفاظ کی اور اعداد و شمار کی گورکھ دھندائی کہیں گے اور اس کی جگلری کہیں گے. اور یہ اگر واقع معیشت اتنی بہتر ہے کہ اس کے ثمرات عام آدمی تک پہنچنے چاہیے. بہت شکریہ امداد صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہم چاہتے تھے اور بھی کچھ نیوز سٹوری سے ڈسکس کریں لیکن بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. امداد سمرو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور آن دیٹ نوٹ جی، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اکانومی پاکستان کی بہت بہتر اور بہت رائٹ ڈائریکشن میں جائے، میرے خیال سے وہ وقت کافی قریب ہے کہ انشاءاللہ جو کرائسس تھا ہم اسے بھی پیچھے چھوڑ دیں گے اور بھرپور انداز سے پیچھے چھوڑ دیں گے. اور بالآخر جو اچھی خبریں ہیں ماشاءاللہ وہ دنیا بھر سے آنا شروع ہو گئی ہیں ٹورڈز پاکستان انویسٹمنٹ کی مد میں یا پھر جو معاشی خوشحالی ہے اس کی مد میں. ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کل. خدا حافظ.